चलिए आज फन के साथ और ज़बरदस्त एंट्री के साथ हड़प्पा सिंधु सभ्यता मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आपको याद करवाने का गारंटी भी मैं दे रहा हूँ। बस आप सपोर्ट इसी तरह करते रहें और लाइक करते रहें। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इससे क्वेश्चन ना लड़े हो ही नहीं सकता। और मैं एक वादा कर सकता हूँ, अगर सिंधु सभ्यता मेरा पढ़ा हुआ वीडियो पढ़ लीजिएगा तो मैं चैलेंज देता हूँ कि वो चीज़ आप कभी नहीं भूलिएगा, या 4 ऑप्शन का आए या 5 ऑप्शन का आए, अगर आपको याद ना हो तब बोलिएगा। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए। याद करवाने का गारंटी मैं लेता हूं और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं। अब देखिए, इतना तो आप सुन लिए, अब देखिए सवाल बनता क्या है। तो आप क्वेश्चन को सिर्फ सुनिए, बस सुनिएगा प्लीज़। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। ये सवाल तो बहुत सिंपल है, आप पढ़ लिए होंगे। तो आप तो अगर पूछेगा भाई हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो, बताओ किस युग का है, तो कांस्य युग का है। ये सिंपल है, क्योंकि शुरुआत ही करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता से पढ़ने के लिए, है ना, शुरुआती कंपटीशन है ना। आज सवाल क्या पूछेगा भाई, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो खोज किस वर्ष हुआ था, ईयर से उसका पूछेगा ना, तो 1921 बताइएगा, बताइएगा कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का युग जो है किससे संबंधित है? कौन सा युग कहलाता है? कांस्य युग कहलाता है। अब भाई वर्ष बता दिए कि 1921 में खोजा गया है, तो इसका खोजने का श्रेय भी तो जाएगा। तो इनको खोजने का श्रेय जो है, हड़प्पा की खोज का श्रेय जाता है, किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर जरूरी नहीं है ऑप्शन में दे देगा तो दयाराम साहनी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इनका अगर पूरा नाम पूछ दे तो राय बहादुर दयाराम साहनी बता दीजिएगा। एक और व्यक्ति थे, ध्यान से सुनिएगा, एक और व्यक्ति इनके साथ मदद कर रहे थे, कौन? उनका नाम है तो माधव। क्या नाम है उनका? माधव स्वरूप वत्स नाम है उनका, माधव स्वरूप वत्स नाम है उनका। किनका? जो कि हड़प्पा की खोज में इनका भी नाम आता है, वत्स जी का भी नाम आता है। तो अगर आपसे मान लीजिए दयाराम साहनी ऑप्शन से हटा दे तो आप टेंशन ना लेंगे, उनके जगह पे माधव जरूर देगा, तो माधव स्वरूप वत्स जरूर लगा दीजिएगा। अगर माधव स्वरूप नहीं तो दयाराम साहनी तो फेमस है। फेमस है इसलिए हो सकता है बीपीएससी जान जाएगा कि सब तो सिंधु सभ्यता को रट लिया है, इसलिए दयाराम साहनी को ही नहीं हटा देते हैं, हटाने के उनके जगह पे माधव स्वरूप को। तो 2 व्यक्ति थे हड़प्पा की खोज में। ये सवाल अगर पूछे तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर बताएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, है ना। वो बताएंगे कि अभी वर्तमान में कहाँ है, कब है, तो बताएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, ऐसे आप जानते हैं तो भी फन के साथ सिर्फ मेरी बात सुनिए, याद करवाने का गारंटी मैं लेता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है, हड़प्पा सभ्यता का काल देखिए पूछने लगा है अब, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता का काल पूछे, टाइम पूछे तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक है क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता का काल अगर पूछा जाए तो। अब देखिए, बात को सुनिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। एक और व्यक्ति हैं माधव स्वरूप वत्स, उनका भी नाम आता है, आगे भी पढ़ाएंगे, उनका नाम आएगा। और कब खोजा गया भाई हड़प्पा सभ्यता? तो 1921 में, ऐसे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व माना गया है? देख रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का काल जो बताया जा रहा है, ऐसे तो हम लोग कितना पढ़े, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन अगर पूछे आपसे कि भाई हड़प्पा सभ्यता का क्यों बताया जा रहा है भाई कि 23 से 50 ईसा पूर्व से 1750 क्यों बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के कारण, मतलब C14 कार्बन 14 के तहत इसे पता किया गया है, इसके द्वारा ही पता किया गया है। इसलिए बताया जा रहा है कि 2350 और 1750 में, मतलब और भी पहले की बात हो रही है, सोचिए, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सवाल आपसे पूछता है तो जो कि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपको, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम अगर आपसे पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता बताइएगा। क्या बताइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हम इसी के अंतर्गत सारे चीज पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो जितने भी आएंगे, कालीबंगा, इस सारे को हम पढ़ेंगे। और कौन इसकी स्थापना किया, किस वर्ष हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे। बस आप इसी तरह सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। दिन में 4 से 5 वीडियो अपलोड करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जितना चाहे सारे सब्जेक्ट का आप देखिए, प्लेलिस्ट कंप्लीट रहेगा आपका।
अब देखिए हड़प्पा संस्कृति अगर पूछा जाए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है, तो प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा है तो पुरातात्विक खुदाई होता है। तो हड़प्पा जो है संस्कृत की अगर पूछे, संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है, पुरातात्विक खुदाई है। देख रहे हैं, देखिए हूबहू मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ता क्योंकि आपको समझाने में फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि पीडीएफ देंगे तो आप खुद समझ जाइएगा, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको तरीके से समझाएं कि आपको माइंड में सेट हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, बीबीए क्वेश्चन है, ये कैसे बनता है बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र जो है मुख्यतः कैसे बनाए जाते हैं पता है, तांबा, टीन और कांसा से। और कांसा इसलिए जानते हैं क्योंकि कांसा युग कहा जाता है हड़प्पा को, है ना। तो ये तो हम जान गए, लेकिन तांबा की भी जानकारी रखते हैं, टीन के भी और कांसा की तो जानकारी रखते ही थे। तो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो हैं किसकी जानकारी ज़्यादा रखते थे, तो तांबा का, टीन का और कांसा का, याद रखिएगा ये सवाल पूछेगा। किसकी जानकारी नहीं रखते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप कमेंट कीजिए कि किसकी जानकारी नहीं थी इनको, ये तो आप भी जानते हैं, कमेंट करिए, नहीं तो मैं बताऊँगा ही आगे। भारत में चांदी की उपलब्धता जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी, अब देखिए तांबा, टीन, कांसा और चांदी हो गया, इसकी भी जानकारी रखते हैं, चांदी का भी। तो चांदी का भी साक्ष्य जो है मिला है कहाँ, हड़प्पा संस्कृति से। डायरेक्ट यही सवाल पूछता है। और सवाल क्या पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खती या भंडारगृह, खती मतलब या भंडारगृह, ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो हड़प्पा में। तो याद रखिए, जैसे ही भंडारगृह की बात होगी, सामान रखने के लिए होता है ना भंडारगृह, ठीक है, खती या भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं, तो हड़प्पा में पाए गए हैं। यही सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। देखिए आप लोग को लगता होगा शायद पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। हमको तो सिर्फ समझाने के तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने ऑफलाइन में भी सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, और इससे समझते हैं बच्चे और आधा रिजल्ट आने का चांस 100% हो जाता है, इसलिए मैं समझाता हूँ। अगर मैंने ऑनलाइन में अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, ठीक है। चलिएगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुए। अब सोचिए कौन सा ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है बताइए जहां से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिला है पुजारी का, तो बताइएगा। तो मोहनजोदड़ो से मिला है, बहुत सिंपल है, मोहनजोदड़ो से। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से भाई बताइए क्या मिला है, कौन सी मूर्ति मिली है, तो पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिली है। ऐसे सवाल पूछते हैं। और भी सवाल पूछता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो धोलावीरा से पता चलता है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि हड़प्पा में एक जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की बात करें, जल प्रबंधन, जल की अच्छी व्यवस्था ये है, तो धोलावीरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, धोलावीरा से। अब आप बताइए कि धोलावीरा का नाम आया तो धोलावीरा का भी कोई खोज करता तो होगा, बताइएगा। जैसे मोहनजोदड़ो को आप जानते होंगे इसलिए मैंने नहीं बताया, आगे बढ़ गया, लेकिन धोलावीरा का बताइए, ये पूछता है और पूछा हुआ प्रश्न है, बताइएगा। धोलावीरा की अगर बात करें तो देखिए धोलावीरा को धौलावीरा बोला जाता है, ये कंफ्यूज हैं वो दूर कर लें, ठीक है। धोलावीरा या धौलावीरा बोला जाता है। इसके पता है खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट नाम है इनका, रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये धौलावीरा की खोज हुआ था 1990 से 91 में के बीच हुआ था। और ये जो धौलावीरा है लूनी नदी, और लूनी नदी कहाँ है आपका बता सकते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में है, तो उसी जगह पे है। मैंने ये भी डिटेल बता दिया, कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर पूछ दे कि बताइए हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की अगर बात करें पता कहाँ से चलता है, तो ये धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग हुआ था, कलर जो हुआ था प्रयोग, वो था लाल और काला। क्या था, लाल और काला का प्रयोग होता था। अब देखिए हैं लाल और काला का इस्तेमाल होता था उस समय। देखिए सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान जिसे बाग बोलते हैं, ठीक है, नखलिस्तान मतलब बाग बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से किस पुरास्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो आपसे पूछेगा कि सिंध का जो है नखलिस्तान, जैसे मृतकों के टीला हम मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं, उसी तरह नखलिस्तान भी इसी को बोला जाता है। और किसे बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है।
ऐसे याद रख सकते हैं ना, है ना। हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है ना मोहनजोदड़ो, तो यही याद रखिएगा। आगे चलेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई, तो सिंध में स्थित है। सिंध मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है कि बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का हिस्सा है अभी वर्तमान में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, सिंध में। और सिंध के कौन से, पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत के कौन से जिले में, तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं बता देता हूँ कि लरकाना जिले में, लरकाना जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे इतना भी गहरा से पूछेगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा। ये समझिए बीपीएससी टीचर वाले के लिए अगर 5 ऑप्शन देता है तो भी आप अगर इसकी जानकारी रखते हैं तो हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। और सिंध में कहाँ भाई, तो वर्तमान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। जाइए घूमिए फिरिए, लेकिन सोच समझ के पाकिस्तान जाइए, ठीक है। अब इस बात की ध्यान रखिएगा, अब मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है भाई, तो मृतकों का टीला। स्थानीय नाम मृतकों का टीला। नखलिस्तान बाग जो है हड़प्पा से जो है किस पूरा स्थल को कहा गया है, नखलिस्तान, तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े भाई, तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये बताइए आप लोग कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, तो राखालदास बनर्जी। ये तो इजी है। दो जगह का नाम आपको याद होगा, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, ये दोनों इजी होता है इसलिए याद होता है। तो राखालदास बनर्जी जी हैं जो है, क्या है भाई, राखालदास जो बनर्जी हैं, आप लोग बताइएगा, राखालदास जो बनर्जी हैं वो बताइएगा, राखल जो हैं दास जी जो हैं बनर्जी जी जो है मोहनजोदड़ो के खोज करता है। अब मोहनजोदड़ो खोजा कब गया, तो जब हड़प्पा खोजा गया 1921 में, तो ये खोजा गया 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। और ये किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे, सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी पे है, ये याद हो गया। और हड़प्पा रावी नदी पे। धौलावीरी किस पे था पता है ना, लूनी नदी पे, जो कि गुजरात के कच्छ में है, बहता है ना। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। अब सवाल बनता है, देखिए यहाँ पे कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पावासी जो है बहुत ही जो है आगे थे, सर्वप्रथम माने जाते थे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि हड़प्पावासी जो थे, या मान लीजिए हम हड़प्पावासी थे उस समय, है ना, मोहनजोदड़ो फील्ड में देखें ना, हम मान लीजिए हड़प्पावासी होंगे, तो हम सबसे प्रथम हम जानकारी रखे थे, तो किसकी जानकारी रखे थे, कपास की जानकारी रखे थे, है ना, कपास की जानकारी रखे थे, ये चीज हो गया। आपसे और पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है, पशुपति के रूप में। और ये सवाल आपसे पूछा है ना, तो पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। और इस बीपीएससी में अगर देखा जाए ना तो सिंधु सभ्यता से भी पूछा था, आप पलट के देख लीजिएगा, है ना, तो पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। बीपीएससी वाले स्पेशली, अब बिहार एसएससी वाले, अब बिहार एसएससी वाले के देखिए एक बात बता दूं, प्रैक्टिस सेट जो कर चुके हैं बहुत सारा, मैंने प्रैक्टिस सेट बना चुका हूं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अब बिहार एसएससी ऑनलाइन हो गया है, तो हार्ड कभी नहीं पूछेगा बिहार एसएससी। तो मैंने उतना पढ़ा चुका हूं जिसमें बिहार एसएससी का रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ के देखिए प्रैक्टिस सेट, आप देखिए ऑनलाइन में जाइएगा, बहुत ईजी आएगा, आपसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है, तो पशुपति के रूप में की गई है। किसके रूप में, तो आप ध्यान रखिएगा, पशुपति जी के रूप में की गई है। तो शिव की अगर पूजा करें तो पशुपति। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है, जो कि मालवन स्थित है, तो कहाँ है, तो गुजरात में। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल है जिसका नाम है मालवन, मालवन जो है स्थित कहाँ है वर्तमान में, तो है मालवन गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ये क्लियर। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि जो है सर्वाधिक सम्य रखती है, तो द्रविड़ लिपि जो है सम्य रखती है। तो देखिए यह सवाल आपसे पूछेगा, क्योंकि पहले जो है हम लोग अज्ञात हैं, ये तो पहली बात है कि हड़प्पावासी जो है अज्ञात थे, लेकिन आपसे पूछेगा सम्य रखती है, मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। तो हड़प्पा जो लिपि है वो किस लिपि से मिलता जुलता है, तो हम जानते हैं द्रविड़ लिपि से, जो कि साउथ इंडिया का ये शैली है, लिपि है, ठीक है, साउथ इंडिया से संबंधित है। तो द्रविड़ लिपि से जो है सम्य है, मिलता जुलता है, सम्य है, मिलता जुलता, कंफर्म नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानेंगे, क्या जानेंगे, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक जो है शकेंद्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है तो सरस्वती नदी के किनारे, और एक और नदी है हसखड़ा,
हखड़ा नदी। तो हखड़ा नदी एवं जो है सरस्वती नदी के किनारे पर ये हुआ है किसका, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्र किया गया है, याद रखिएगा, मिला है सरस्वती नदी के किनारे। अब देखिए आपसे सवाल पूछेगा हड़प्पा की जो है मुहर बनी होती है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा है कि सेल खड़ी से बनी हुई है। सेल खड़ी से क्या बना हुआ है भाई, तो हड़प्पा की मुहरें बनी हुई है। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा, इसमें कोई क्या बोलते हैं, उसमें कोई नौटंकी नहीं करेगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है, मोहरे की जगह पर मुद्रा भी कर सकता है, ठीक है, मुद्रा बनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो सेलखड़ी कहा जाता है। उस समय सेलखड़ी कहा जाता था, सेलखड़ी चलता था, ठीक है। अगर किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं राखालदास बनर्जी। और कब किए थे, तो 1922 में। इसी सवाल को इतना जो घुमाया, इस सवाल को आप चाहें तो बहुत इजी बता सकते थे, बोल सकते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मोहनजोदड़ो है, इसकी जो है खोज कौन किए थे, तो राखालदास बनर्जी। कब किए थे, तो 1922 में। कितना इजी है, देख रहे हैं। और इसी चीज को इतना घुमाया है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आर्द्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आर्द्र ऐतिहासिक बोलिएगा, आर्द्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल जो है हमारा भारत में स्थित है। लोथल जो है, याद रखिएगा, गुजरात का हिस्सा है, याद रखिएगा। और भी है भारत में, जैसे धौलावीरी हमारा है, कालीबंगा है, ये सब जो है भारत में है, ऐसा नहीं कि नहीं, समझिएगा, भारत में है, तो याद रखेंगे। तो ये हमारा भारत में स्थित है लोथल, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देगा, ठीक है। सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मुख्यतः कैसी है, तो शहरी है। तो आपसे ये भी पूछेगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मुख्यतः कैसी है, शहरीकरण, शहरीकरण जैसे है। शहरीकरण के जगह पे हो सकता है आपको नगरीकरण दे दे, क्या दे दे, नगरीकरण दे दे। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाएगा, शहरीकरण को ही नगरीकरण बोला जाता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा, पंचायत मतलब गांव और नगरपालिका मतलब शहर, ऐसे याद कर लीजिएगा। और नगरीकरण मतलब शहर, याद हो गया, पढ़े हैं ना पंचायत और नगरपालिका, तो उसी तरह याद रखिएगा। मैंने तरीका बताया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, नहीं भी लगे तो भी लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, फन हो गया, अब चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, बताइए किस रूप में जानेंगे, तो नगर नियोजन के रूप में जानेंगे। और नगर नियोजन मतलब नगरीकरण, शहर के रूप में जानेंगे, समझ गए। तो नगरी नियोजन के रूप में हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ग्रामीण नियोजन में नहीं जानते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, अब सिंधु सभ्यता की बात करें तो हम कृषि लगा के भी आ जाएंगे तो अच्छा होगा, कृषि था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवसाय था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या है, तो हम जानते हैं गेहूं था। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति होते थे या सिंधु सभ्यता के लोग जो होते थे, मुख्य आहार मतलब मुख्य भोजन क्या था, तो गेहूं था। कौन सी व्यवसाय थी, तो कृषि व्यवसाय थी, किसकी, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता में जोड़ सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो है प्रमुखतः किस पर आधारित था, तो याद क्या, आधारित था या आधारित थी, जो है आपको याद रखना है कि मातृ देवी की पूजा पर था। तो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है के लोग जो है धर्म अगर पूछे प्रमुखतः, तो मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। उस समय यही मातृ देवी की पूजा होती थी। टेबल लास्ट में पढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें और सवाल क्या बनेगा, तो सवाल बनता है कि सिंधु सभ्यता के घर जो हैं किससे बनाए जाते थे, तो ईंटे से बनाए जाते थे। और ये सवाल इतना बार पूछा है कि सब लोगों को आता होगा, हमें लगता है, क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता के घर की अगर बात करेगा, अब मान लीजिए अभी भी घर हमारा क्या है, ईंट का बनता है, ईंट का बनता है कि नहीं, लेकिन उस समय सिंधु सभ्यता के समय की बात हो रही है, जिसकी तख्ता ही डूब गई है, मतलब अब खोज में निकलता है सिंधु सभ्यता, उस समय की बात हो रही है, जो कि
कितना था, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व बताता है। उस समय ईंट का इस्तेमाल होता था। सोचिए जो कि आज हम लोग घर में जो ईंट लगाते हैं ना, उस समय ये इस्तेमाल कर चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता लोग घर बनाने में। समझ गए? चलिए आपसे सवाल पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है कौन सी थी? तो हम जानते हैं कि अज्ञात थी, पढ़ी नहीं जा सकती है, अज्ञात है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था अज्ञात है, लिपि जो है अज्ञात है। लेकिन सम्य है। क्या है? किसके सम्य लगता है? देखने में कैसा लगता है? द्रवी भाषा के रूप में लगता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग का संबंध जो है किससे था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुमेरिया से संबंधित था। किससे? सुमेरिया से संबंधित था। ये सवाल आपसे पूछेगा। सिंधु घाटी के जो हैं, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः जो है किस पशु से परिचित नहीं थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गाय से ही परिचित नहीं थे। ये सवाल आपसे पूछता है। जैसे पूछेगा कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे, किस पशु को नहीं जानते थे, मतलब किस पशु को उस समय नहीं था मतलब अनुभव, तो गाय से अनुभव नहीं था। घोड़ा तो जानवे करते थे लेकिन गाय को ही नहीं जानते थे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, घोड़ा है तो सुर होगा, सुरकोट दाम में होगा। कहाँ होगा? सुरकोट दाम में होगा। ये सवाल है। आपसे और सवाल पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्खनन जो है किया जाता था? तो गेहूं, जौ और मटर का इस्तेमाल किया जाता था। और हम शुरू में ही पढ़े भाई कि सिंधु घाटी में मुख्य आहार हम लोग का गेहूं है, और भी मिला है, जौ का मिला है और मटर का। ये तीनों हमारा मुख्य आहार भी हो गया। समझ गए? तो आपसे अगर पूछे कि मुख्य आहार कौन है, तो अगर गेहूं ऑप्शन है तो गेहूं, जौ है तो जौ है, और मटर है तो मटर। सर्वाधिक में अगर देगा तो गेहूं आपको टिक लगाना है 100%। आपसे पूछेगा किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ या हुई थी? प्राप्त हुआ था या हुई थी? तो बताइएगा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। देखिए शब्द का खेल है, ये शब्द का खेल है। आप किस तरह से उस शब्द को घुमाते हैं, आप किस तरह से वो शब्द को लेते हैं, ये डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं डिपेंड करता कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें। देखिए पूरा क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ दे देंगे, किताब आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिएगा, हमको फिर समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बात को समझिए और सोच समझ के थोड़ा सा कमेंट करें, थोड़ा अच्छा लगता है। पॉजिटिव करते हैं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और मुझे और पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है, कल का जो वीडियो मैंने डाला था प्राचीन इतिहास से, आप नहीं देखें जरूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि अब चेंज हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अशोक तक बहुत सारा सवाल पूछा है, मौत से पूछ दिया है, तो याद रखिएगा, तैयार रहें। क्वेश्चन बदलने में देरी नहीं लगता उसको। एनसीईआरटी का जल्दी ला रहा हूं, इनका महेश कुमार वर्णमाल का, जो कि एनसीईआरटी है, 6 से 12 तक रहेगा वो चैप्टर। चलिए, बीएड वाले डीएड वाले तो जानबे करते हैं कि लेवल का अलग अलग है ना। मैं जीके जीएस के लिए हमेशा तैयार हूं, टेंशन न लीजिएगा। देखिए सिंधु जो सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों के उत्पादन है? तो ये तो हम पढ़ लिए अभी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आगे पढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिया कि सिंधु जो घाटी के संस्कृति की बात करें, संबंध की बात करें, तो विख्यात है वृषभ मुद्रा, जो कि मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ था। वृषभ मुद्रा अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग जो है अनभिज्ञ थे, तो लोहे से तो अनभिज्ञ थे ना, तांबा थे ही अनुभवी, चांदी के बारे में जानते थे, कांसा तो कांसा युग कहलाया ही है, तो ये तो जानते थे। टीन से भी अनुभव था, लेकिन लोहे से जानकार नहीं थे। सोचिए ना, लोहे से इनको पता नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोग जो है अनभिज्ञ, मतलब जानते नहीं थे, अज्ञात थे, तो लोहे से अज्ञात थे। सिंधुवासी जो हैं सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से। अब सोचिए, चांदी का, सीसा का, सोचिए सीसा का भी अनुभव है, ठीक है ना, तांबा का, कांसा का, तो कांसा युग कहते हैं, और टीन का, ये सब का है। मतलब इस सब चीज़ों का सिंधुवासी जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, वो अनुभवी थे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है ना आपको कि शीशे का आयात करते थे ईरान से, तो अनुभव था, मतलब इनको महसूस था कि हाँ शीशा भी होता है। लेकिन लोहे से ही ये अनभिज्ञ थे, क्योंकि उस समय उनको नहीं पता था कि लोहा होता क्या है, आयरन क्या है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लोहा आ जाए तो एकदम गलत कर दिया। सिंधु सभ्यता में लोहे नहीं जानते थे,
और ये सब ऑप्शन आए तो समझिएगा। अब देखिए सिंधुवासी जो हैं सिलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे, तो हम जानते हैं कि राजस्थान से करते थे। कहाँ से? राजस्थान से करते थे। तो सिलखड़ी की अगर बात करेगा तो हम राजस्थान टिक लगा सकते हैं। और सिलखड़ी भी याद रखिएगा, इसका भी अनुभव था और सिलखड़ी का ही मुद्रा चलता था, ये आप भी जानते हैं, जो कि सबसे ऊपर हम पढ़े थे। अब चलिए आपसे और सवाल पूछेगा कि सिंधुवासी जो हैं फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। तो फिरोजा जो होता था वो प्राप्त किया जाता था, तो मध्य एशिया क्षेत्र से जो है सिंधुवासी लोग जो है इसे प्राप्त करते थे। ठीक है, और सवाल पूछता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है किस देवता के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलते हैं, तो आधा शिव का मिलता है। तो आपसे पूछेगा चित्रांकन मतलब चित्र, पिक्चर की बात कर रहा है कि कौन से ऐसे देवता की बात करिए जो कि मुद्रा में जो है आधे शिव की जो है मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में मिलता है। आप अच्छे से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि सिंधुवासी जो है उपासना नहीं करते थे, तो विष्णु की उपासना नहीं करते थे क्योंकि विष्णु का वैसा कुछ नहीं अनुभव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से जो है बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति पे विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पे करते थे? मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। आप शुरू में ही पढ़े थे। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो कांसा का भी प्रयोग करते थे, मतलब कांसा का ही करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। और सेलखड़ी का भी मुद्रा का इस्तेमाल भी करते थे। आप पढ़े हैं ना, और अभी जस्ट पढ़ते भी आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि किस किस चीज का इनके पास अनुभव था। तो सोने का अनुभव था, सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी था, तांबे का, टीन का, शीशा का, और एक आता था गोमदे का भी अनुभव था, और एक लाजवर्द के भी अनुभव था। याद रखिएगा, ये सब चीज़ों से अनुभव था, मतलब ये सब से परिचित थे, और ये सब आयात करते थे। ठीक है, दूसरे जगह से आयात किया जाता था, समझ गए। तो ये सब पूछेगा कि अगर परिचित किस किस से थे, तो ये सारे आप बता दीजिएगा, धातु अपना बता दीजिएगा। अब चलिए, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है, तो श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा लगाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान जो है किससे लगाया जाता है। दास प्रथा उस समय भी था, ये सोचिए, सिंधु सभ्यता में। तो अनुमान पता कैसे चला होगा, तो ये पता चला था श्रमिकों के लिए निर्मित जो आवास होता था उससे पता चलता था। ठीक है, अलग अलग तरीके से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुआओं का अवशेष मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो देखिए, इसमें पूछेगा सिंधु सभ्यता में जो है कौन सा ऐसा स्थल है भाई जिसमें घरों में कुएं का अवशेष मिला है, तो मोहनजोदड़ो में कुएं का अवशेष मिला है, घरों में बनाया हुआ। तो याद रखिए, घर में कुआं बनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में ये अवशेष है, मोहनजोदड़ो क्षेत्र में, है ना। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, तो वो मिला है हमारा चन्हुदड़ो में। तो कहाँ मिला है? चन्हुदड़ो में। और चन्हुदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1931 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके चन्हुदड़ो के खोज के कर्ता अगर पूछे तो मजूमदार जी थे। कौन थे? मजूमदार जी का श्रेय जाता है, यही खोजे थे। और अगर पूछे चन्हुदड़ो जो है किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे ही है। ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, ये क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, चन्हुदड़ो में जो मिला है, ये सवाल आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि कौन से ऐसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधुकालीन सभ्यता, ठीक है, ऐसे बोलेगा, जहां ईंटे पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा मिला है, तो वो बताइएगा चन्हुदड़ो में, याद रखेंगे। अब देखिए, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो याद रखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ठीक है, J.H. मैकेल। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कन्फ्यूजन आपको होगा, ठीक है, दो कन्फ्यूजन होगा जो कि मैं बता देता हूँ। चन्हुदड़ो तो पहली बात वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, ये भी जान लीजिए। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है चन्हुदड़ो भी, ये भी जान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चन्हुदड़ो की अगर खोज की बात करें तो मैंने क्या बताया था, मजूमदार, तो वो भी थे। जैसे हड़प्पा में दो व्यक्ति थे ना, दयाराम शाहनी और एक हैं माधो स्वरूप वत्स, उसी तरह चन्हुदड़ो के खोजकर्ता का श्रेय जाता है दोनों का। किसका? तो देखिए J.H.
मैके का, और एक और हैं जिनका नाम मैंने बताया NG मजूमदार। ये दोनों का श्रेय जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सिंधु सभ्यता का पतन जो है, पतन मतलब कहा जाता है बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था कहाँ? तो लोथल में। और लोथल है कहाँ? जीटी में। जीटी मतलब गुजरात में। अब लोथल की बात हो रही है तो लोथल को 2-3 बार नाम आ गया। तो लोथल की खोज के करता अगर मतलब बस पूछे तो 1954 बताइएगा। इसके खोजकर्ता अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा लोथल का? SR राव। कौन थे? SR राव जी थे, ये लोथल के खोजकर्ता थे। अब अगर बात करें लोथल की, अगर बात करें नदी की, तो लोथल जो है कौन सी नदी है? भोगवा नदी पे है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह जो हैं, बताइएगा किस देवता की उपासना का जो है अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का लगाया जाता है। तो देखिए स्वास्तिक की अगर बात करें, स्वास्तिक का जो चिन्ह बनता है, किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता है। अगर आपसे ये भी सवाल पूछे कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ये सवाल एक बार नहीं, हम बोलेंगे इसकी सवाल जो है 60 से 70 बार पूछ चुका है। पलट के देख लीजिए, कोई एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इसी जगह पे पता है सिंधु सभ्यता की जगह पे दे देता है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, बताइए कैसा है? त्रिभुजाकार है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को ही, हड़प्पा कालीन को ही सिंधु सभ्यता में जोड़कर ऐसे सवाल पूछा था, जो कि बहुत लोग त्रिभुजाकार लगाए थे और बहुत लोग नहीं लगाए भी थे। 50-50 चल रहा था टिक लगाने में। और इस क्वेश्चन में क्या है कि सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये सवाल आपसे पूछता है। और ये सवाल आपको बीपीएससी में 5 ऑप्शन में पूछेगा। जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, और सभी के लिए नहीं है ये, और सबके लिए अलग अलग ढंग से पूछता है, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, ये याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक है, ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है। तो क्या बताइएगा? पूरब में आलिम जो है, आलिमगीरपुर है। पूरब में अगर आपसे पूछेगा, मतलब ईस्ट में पूछेगा, तो आलिमगीरपुर है। दूसरी बात कि पश्चिम में अगर पूछेगा आपसे, अगर पश्चिम में पूछे तो क्या बताइएगा? क्या बताएंगे? क्या लिखा हुआ है? सतकागेंडोरा। ठीक है, ये है पश्चिम में, मतलब वेस्ट में, ये आप जान गए। उत्तर में क्या है? तो भांडा। भांडा याद रखिए, भांडा गृह जो बोलते हैं हम लोग, जैसे जानते हैं, है ना। तो भांडा गृह जोड़ने के लिए हम शब्द बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तर में भांडा और दक्षिण में जो है दैमाबाद। कौन है? दैमाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैमाबाद मतलब साउथ में, और नॉर्थ में आपका अगर पूछे तो भांडा बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? अगर आपको सैंधव सभ्यता का विस्तार पूछेगा तो बताइएगा कहाँ से कहाँ तक है ना। पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, बता दीजिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि सैंधव सभ्यता में मुहरों पर याद रखेंगे, सैंधव सभ्यता का मुहर जो होता था, ठीक है, पर किस जो है पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण जो है हुआ है? सबसे उत्कीर्ण हुआ है, मतलब उस पर मिला है, बनाया हुआ। ठीक है, कौन से मोहरे पे पूछ रहा है आपसे? तो याद किया हुआ है कुबड़ा वाला वृषभ। मतलब वृषभ कहने का मतलब है, वृषभ मतलब कहने का मतलब है सांड है। क्या है? सांड। तो आपसे अगर पूछे सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, उत्कीर्णन हुआ है, तो आप याद रखिए कुबड़ा वाला वृषभ जो है सांड पे हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सवाल भी आपसे पूछेगा। तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और भी सवाल आपसे पूछेगा कि सैंधव जो है सभ्यताकालीन जो है अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये सवाल ऐसे पूछता है कि आपसे पूछेगा कि कृषि पर आधारित था, कौन सी सभ्यता कृषि पर आधारित है? तो आप बताइएगा सैंधव सभ्यता। क्योंकि और भी जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वो पशु पे डिपेंडेड है ना, पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान देते थे वैदिक काल जब पढ़ेंगे। आगे सवाल है कि 1953 ईस्वी में वीवी लाल तथा BK थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया? तो कालीबंगा का। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। तो 1953 की बात हो रही है, तो 1953 में किसका उत्खनन हुआ?
कालीबंगा का, जो कि उसके अगर उत्खनन का बात करें, निर्देशन का बात करें, किनके अंडर में किया गया, किनके निर्देशन में किया गया, यही सवाल है। तो BK थापर और BB लाल दोनों मिलकर किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक लगाना होगा, और ये 5 ऑप्शन जरूर देता है BPSC वालों के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं कि एक ही याद करते हैं और गड़बड़ा जाते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। आपसे ये सवाल देखिए, पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल है? पंजाब में जो है सिंधु सभ्यता, सैंधव स्थल मतलब सिंधु सभ्यता, ये माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, स्थल थे तो याद रखिएगा हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जालीलपुर, ये जो है आपको याद रखना होगा। पंजाब में जो है सैंधव स्थल है। पंजाब कहने का मतलब पंजाब पाकिस्तान में भी चला गया है, वो भी हिस्सा मान के चलिए, और सिर्फ पंजाब में भी देखेंगे तो वो भी हिस्सा आपको मिलाकर ये बताया गया है फाइनली। ठीक है, अब पंजाब में अगर बोले तो हड़प्पा है, पंजाब का कुछ हिस्सा हड़प्पा का तो हिस्सा है ही, रहमान ढेरी का है ही, सराय खोला है, जलीलपुर है, ये सब जो है सैंधव स्थल है पंजाब में। आपसे पूछेगा सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व जो है विद्यमान नहीं था? तो कौन सा ऐसा तत्व जो था विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा का जो है विद्यमान नहीं था। सैंधव निवासी का जो धार्मिक जीवन अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इसमें कोई मूर्ति पूजा का विशिष्ट विद्यमान नहीं था, नहीं मिला था मूर्ति पूजा का। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया गया है? तो कांसा का प्रयोग किया गया है, और कांसा युग कहा जाता ही है, आप अच्छे से जानते हैं। और भी सवाल, सैंधव जो निवासी हैं, सैंधव जो निवासी होते थे, सैंधव सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता भी कर सकते हैं, सैंधव सभ्यता कर सकते हैं, सिंधु सभ्यता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी को क्या किया है, सैंधव निवासी कर दिया। सैंधव निवासी के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे और बहुमूल्य जो धातु होते थे उसके बहुत ही आयात होते थे, और उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और धातु जो मैंने बताया था, बहुत सारे धातु और बहुत सारे कीमती पत्थर भी आपको देखने को मिला होगा, है ना। आपसे पूछेगा कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आयरन से नहीं थे, मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा से थे, टीन से थे, सोना से थे, चांदी से थे, ये सब तो आप जानते हैं। कांसा युग कहलाता है तो कांसा से तो थे, ये आप जान गए। देखिए, सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बचाया था? ये सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है आपसे कि सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं कहाँ बचाए थे, मतलब कहाँ बसे थे। आप सोचिए, हम ही लोग हैं तो हम लोग कहाँ बसेंगे, शुरुआत कहाँ से किए होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं, आप यूपी से तो यूपी में बसे होंगे, कहीं ना कहीं तो आपका भी आए होंगे। तो उसी तरह ये है कि सैंधव सभ्यता कहाँ से कहाँ बचाया, मतलब लोग बचाया था। तो भूमध्यसागरीय लोग बचाए थे सैंधव सभ्यता को। तो भूमध्यसागरीय जो लोग होते वही बचाए थे सैंधव सभ्यता को, ये समझ गए। सैंधव सभ्यता के लोग जो है कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो कौन कौन से जो है सामान होता था, सामान मतलब कहने का मतलब सामान जो हम लोग पहनते थे, श्रृंगार करते थे आभूषण के मात्रा में, मतलब श्रृंगार जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी कहते हैं जिसको, उसका निर्माण करते थे। तो सोना से, चांदी से, ताम्र से, हाथी के दांत से और हड्डियों से बनाए जाते थे उस समय। कब? तो याद रखेंगे सैंधव सभ्यता के समय। तो आपसे अगर पूछे आभूषण की बात करें, आभूषण कैसे तैयार होती थी, किस तरह से होता था, तो आप बताइएगा सोना, चांदी, तांबा, हाथी के दांत और हड्डियों से तैयार किए जाते थे, उपयोग करते थे अपने श्रृंगार के रूप में। श्रृंगार के लिए भी करते थे। आभूषण क्या हुआ, आभूषण क्यों बना? श्रृंगार के रूप में, है ना, ये जरूर। सैंधव सभ्यता से संबंध जो है किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। तो आपसे पूछेगा लोथल और रंगपुर से क्या मिले हैं, बताएंगे? लोथल और रंगपुर से क्या मिला है, ये सवाल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? चावलों की जो है खेती का प्रमाण मिला है, कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। और लोथल हम जानते हैं गुजरात में है ना। आगे चलिएगा, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो अभी तक दाल का जो है प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, अभी भी खोजा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं खोजा जा रहा है। जो कि अभी आपको कुछ दिन पहले की बात होगी, जो कि आपको डेट जो है हम लोग 2500 पढ़ते थे, जो कि डेट हो गया है 2350 हो गया है ना, जो आप शुरू में ही पढ़ेंगे। तो डेट को भी चेंज हुआ है, क्यों पहले का माना जा रहा है, तभी चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और फिर एक हरियाणा में जो है आपको मिला है, हरियाणा या पंजाब के जो है क्षेत्र पे मिला है,
क्षेत्र में, नगर में जो है उस क्षेत्र में मिला है और भी सिंधु सभ्यता का अवशेष। तो धीरे धीरे अभी और बढ़ रहा है, तो वो अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं जो तक किताब में नहीं छप जाए, है ना। चलिएगा, तो दाल का जो है अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर आपसे आ जाए तो आप टिक लगा के समझ जाइएगा। अगर पूछे कि जो सैंधव है, सैंधव बोलते हैं, सैंधव कालीन बोलिए, नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। बहुत अच्छा सवाल है ये, कैसे बता देते हैं। सैंधव सभ्यता कालीन कहे या सिंधु सभ्यता कालीन कहे या सिंधु सभ्यता काल कहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब जोड़ के रखना है, ठीक है, माइंड में। तो नगरों के जो है दो नगरों का निर्माण जो हुआ था वो राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही दो तो ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ ज़्यादा मिला है। व्यापार के क्षेत्र में कहिए, हर क्षेत्र में जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, इसलिए राजधानी के रूप में भी इसे ज़्यादा महत्व मिलता है। तो राजधानी के रूप में ज़्यादा ये हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर पूछे सैंधव कालीन मुहरों से जानकारी मिलती है तो लिपि तथा धर्म से, ठीक है। किससे? अगर सैंधव कालीन मोहरों की अगर जानकारी मिलेगी तो किससे मिलेगी, तो लिपि और धर्म की जो है आपको मिलेगा। लिपि से या धर्म की जो भी प्रमाण है उससे मिलेगा जानकारी। किस सैंधव कालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है, तो लोथल से मिली है। और हाथी दांत का मतलब आभूषण बनाया जाता था या कोई भी हथियार भी बनाए जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आभूषण का इस्तेमाल किया जाता था हाथी के दांत में, जो कि हम ऊपर पढ़े। तो ये लोथल से मिला है, जो कि जीटी से मिला है। जीटी मतलब गुजरात में पड़ता है लोथल, वहाँ से मिला है। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा, है ना, कि हाथी का दांत भाई कहाँ से मिला है। हाथी का दांत का जो है बताइए, हाथी का दांत का बना हुआ वस्तु जो है कहाँ मिला है, किस जगह से मिला है, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ऐसे पूछ सकता है। अब 5 ऑप्शन वाले तो ध्यान रखिएगा। अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2501 जो है पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। मतलब 2501, समझ गए, 2501 ऐसे याद आप रखिएगा, मतलब 2501 याद रखेंगे, ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो है अलंकार किन स्थानों से मिला है, तो कालीबंगा से ही मिला है। और कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो आपसे अगर पूछ देगा कि ईंटों का अलंकार जो है आपको कहाँ मिला है, किस जगह से मिला है, तो मतलब सिंधु सभ्यता में, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा वर्तमान में है कहाँ? तो राजस्थान में है। ऐसे आप याद रखेंगे। और भी कालीबंगा में मिला है, लोथल में मिला है, जो कि हम पढ़ते चलेंगे, बस आप सुनते चलिए। अब देखिए, प्राग सैंधव संस्कृति थी। प्राग सैंधव संस्कृति थी तो ग्रामीण थी। अगर प्राग सैंधव अगर संस्कृति पूछेगा, प्राग का मतलब पहले की बात अगर करें, प्राग संस्कृति की बात करें, तो हम बताएंगे ग्रामीण, ठीक है। ऐसे तो पूरा जो बना हुआ है नगरीकरणीय है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है, तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति का है। अब नवपाषाण का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नवपाषाण युग की अगर पूछेगी कौन सी विशेषता थी, है ना, तो आप बताइएगा प्रारंभिक कृषि संस्कृति थी। अब प्रारंभिक कृषि ही था ना, शुरुआत जो नवपाषाण की अगर बात करेगा तो क्या था? कृषि बताइएगा। नवपाषाण में कृषि का भी बहुत भूमिका है, क्योंकि वही था, ठीक है। और हमारा सैंधव में ही कृषि का ही वैल्यू था उस समय, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा है। तो ये आपसे पूछेगा भारत में, यानी कि वर्ल्ड में पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है, तो बताइएगा भारत में जो खोजा गया है सबसे पहले पुराना शहर, अगर आपसे पूछे भारत में हड़प्पा सभ्यता से, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा खोजा गया है सबसे पहले, पुराना ये कहा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम दोबारा वीडियो में बाद में आपको समझा देंगे। लेकिन मैंने कोशिश किया है, वर्ल्ड मत याद रखिए, भारत की बोलेगा तब, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य की बात होगी, प्राचीन की बात होगी, एशियंट की बात होगी, तो हड़प्पा संस्कृति बता दीजिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में है, जो कि हम अभी आपको बताते आ रहे हैं। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो पूरा जो है पूरा पाषाण काल में शैवधान
शवधान मतलब शवाधान जो बोलते हैं, में कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी? तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना, यही जो है प्रचलित थी उस समय। कब? पुरापाषाण काल में। और शवधान मतलब होता है लाश, लाश को गाड़ना और कुत्ते के साथ गाड़ना, ये प्रचलित था। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सी जो है अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मातृ देवी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय, ये समझ गए, अभिलक्षण था, स्पष्ट रूप से था। मोहनजोदड़ो को जो है, मोहनजोदड़ो की या मोहनजोदड़ो को सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 10 मीटर थी। सोचिए 10 मीटर थी। ये सब जानकारी आपको कहीं ज़्यादा बुक में नहीं मिलेगा, और ये सब जानकारी इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना फ्यूचर में है। ठीक है, आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब शुरुआत हुई थी? कब प्रारंभ हुआ, कब शुरुआत हुआ? तो हम बताएंगे 1863 ईस्वी में हुआ, मतलब 1863 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई, तो मध्यपाषाण काल में हुआ, ये भी आपसे डायरेक्ट याद रखेंगे, और इसमें भी आपको थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया है। तो देखिए, ठीक है, तो भारत में जो है जानवर पालने की शुरुआत कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ये सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? तो दक्षिण भारत की, याद रखेंगे, दक्षिण भारत की, क्या लिखा हुआ है? कोरतल यार नदी घाटी से मिला है। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत की कोरतल यार नदी घाटी से मिला है। ये हमेशा माइंड में छाप लीजिए। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो अब बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि डी टेरा को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? डी टेरा जी को दिया जाता है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा डी टेरा जो हैं, इनका नाम आप सुने होंगे, इनका नाम बताइए क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है, इसलिए इनको हम जानते हैं डी टेरा को। देखिए, किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बुरझोम से। कहाँ से? बुरझोम में मिला है। मतलब आप ऊपर तो पढ़े थे ही कि मतलब व्यक्ति के साथ आदमी को भी दफनाया, मतलब व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाया जा रहा है, तो ये हमको मिला है अवशेष। अगर पूछे तो आपको बुरझोम से मिला है। ये क्लियर? दफनाने की प्रथा आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ मिला है, खोजा कहाँ गया? तो बुरझोम में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। देख रहे हैं, देखिए, चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन जो है किया था, तो कौन किए थे? तो J.H. मैके ने किए थे। और ये आपसे सवाल पूछता है कि चनहुदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया गया था, तो चनहुदड़ो का जो खोज है किनके अंडर में किया गया है, किनके निर्देशन में किया गया है? तो J.H. मैके। J.H. मैके अकेले नहीं है, और भी थे जो कि हम ऊपर पढ़े भी हैं, और भी बताएंगे कि कौन कौन थे। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थलों से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं? तो आप याद रखेंगे कहाँ मिले थे? तो कोल्डी हवा में मिला था। कोल्डी हवा बोल दीजिएगा, ठीक है, वहाँ मिला है आपको ताम्र और लौह संस्कृति, याद रखेंगे। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वनवाली से। अब वनवाली का स्थापना कब हुआ, किस वर्ष हुआ, कौन इसके संस्थापक हैं, मतलब इसकी निर्देशन किनके निर्देशन में हुआ, कौन इसके संस्थापक हैं, ये आपसे पूछेगा तो हम करेंगे। संस्थापक कहने का मतलब कि खोजकर्ता इसमें माना जाएगा, संस्थापक नहीं बोलना अच्छा रहेगा, खोजकर्ता बताइएगा, ठीक है। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे के मोहरे प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा से, तांबे के मिले हैं। यह किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्त जो स्तर जो मूर्ति है प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये सब हम दोबारा समझिए, पढ़े। अब देखिए, आपसे पूछेगा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। कहाँ से?
दैमाबाद से ये प्राप्त हुआ है। और ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ चुका है। अब किस में पूछा था ये हमको माइंड से स्किप कर गया है, लेकिन पूछा था ये एग्जाम में आपसे। और क्या है कि जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ये बता सकते हैं आप लोग, तो बताइएगा। तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, वानावली से प्राप्त हुआ था। तो वानावली से जो है क्या प्राप्त हुआ, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो देंगे कि जौ, तिल और सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब वानावली है कहाँ, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल जो मैं ला रहा हूँ उसमें ये दिया हुआ है, जो कि अभी तुरंत पढ़ाऊंगा। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से ही यज्ञ जो है स्थल प्राप्त। अगर आपको नहीं लगता कि अभी जो हम राजस्थान में है कालीबंगा, उस समय बहुत पहले विकसित था, है ना, विकसित था कि नहीं, उस समय उसी समय लगता है उसी क्षेत्र में ज़्यादा बसे हुए थे, है ना, आप अच्छे से जानते हैं। तो याद रखिएगा, तो यज्ञ स्थल अगर प्राप्त हुआ है तो कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की काशा मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से जो है प्राप्त हुई है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो फिल्म है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, तो एक नृत्य करती हुई काशा मूर्ति जो है मिला है। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप अच्छे से बता दीजिएगा, सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। तो घोड़े का मतलब सुरकोटा, सुर से घोड़े का खुर को याद रखेंगे। ठीक है, तो घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है कोटड़ा से, कोटड़ा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा घोड़ा एवं गाय से परिचित नहीं थे। लेकिन बात करते हैं मूवी के हिसाब से, मोहनजोदड़ो मूवी में घोड़ा को दिखाया गया है। घोड़ा का प्रमाण भी दिखाता है कि हाँ घोड़ा का मिला है, क्योंकि घोड़ा का जो खुर है वो प्राप्त हुआ है। तो घोड़ा का साक्ष्य मिलता है ये माना जाता है, लेकिन इसमें जो है बुक जो है विवादित रहा है कि घोड़ा का साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, तो ये विवादित रहा है। लेकिन गाय का एकदम 100% आपको टिक लगा देना है, क्योंकि गाय का साक्ष्य जो है मिला नहीं है। ठीक है, तो गाय का जो है अभी तक जो है जितने भी अभी खोज हो रहे हैं, खोज हुआ था उस सब में अभी तक गाय का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि गाय से परिचित नहीं थे हड़प्पा लोग, ये ध्यान रखिएगा। अब घोड़े को आप हटा सकते हैं क्योंकि ये विवादित है, घोड़ा नहीं देगा, अगर देगा तो बहुत विवादित है, इसका नंबर ऐसे भी दे देगा, क्योंकि घोड़े का सच बताता है कि मिलता है हड़प्पा, और एक तरफ बताता है कि नहीं मिलता है, तो ये विवादित है घोड़े के मामले में, तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, गाय का सच के बारे में रखिएगा, क्योंकि गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, आपका आंसर, आगे चलते हैं। वैसे स्थान जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वो कालीबंगा से, कालीबंगा से ही हल चलाने की जो है मिला है, क्योंकि कालीबंगा है कहाँ, राजस्थान में। सोचिए आज हल नहीं चला सकते, पहले चलाया जाता था, सोचिए कितना विकसित था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार जो है सबसे बड़ी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत है, स्नानागार जो है अलग है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करें तो अन्नागार है। पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं को किस प्रजाति का माना जाता है, तो नेग्रिटो का प्रजाति माना जाता है पूरा पाषाण काल के लोग को। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। आधुनिक मानव या मानव को क्या कहा जाता था, होमो सेपियन का उदय जो है कब हुआ, तो 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। 40,000 याद रखेंगे, 40,000 ईसा पूर्व में। समझ रहे, आधुनिक मानव कहिए या होमो सेपियन कहिए, ठीक है, मानव का ही है। पूरा पाषाण काल के औजार जो हैं किसके बने होते थे, बता सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्थर के बने होते थे। तो अगर पूरा पाषाण का औजार अगर आपसे पूछे तो पूरा पाषाण है, पाषाण मतलब पत्थर का ही बने होते थे। अगर मानव द्वारा जो है बनाए जाने वाला जो है प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, प्रथम औजार ही कुल्हाड़ी था। ये आपसे पूछा हुआ प्रश्न है और ये पूछेगा भी, ठीक है, तो ये चीज़ को माइंड में छाप लीजिए और आराम से तैयारी कीजिए। और हाँ, बीपीएससी वाले के लिए स्पेशली मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी को आप पकड़ लें, एनसीईआरटी और बिहार का जितना बुक है उसे पकड़ लीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और जो बचा 40 नंबर की बात होगी, तो 40 नंबर का जो जीके देता है, जिसमें करंट अफेयर, मैथ और सारे चीज़ मिले होते हैं और जो कि आपका जनरल नॉलेज होते हैं, वो सिर्फ मेरे बुक से पढ़िए, आपको हो जाएगा। और जब मैं बीपीएससी का जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे और
ज्योग्राफी अलग जो कि पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, वो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जल्द मैं शुरू करूँगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ और कोई नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आखेट युग से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो आखेट युग से जानते हैं। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्यपुरा पाषाण काल को जाना जाता है। अब थोड़े फास्ट पढ़ेंगे। और है निएंडरथाल मानव का उद्भव किस काल से हुआ, तो मध्यपुरा पाषाण काल से हुआ। ठीक है, आपसे पूछे पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था, तो आखेट था। मुख्य पेशा अगर आपसे पूछे तो क्या बताएगा, आखेट बताएगा। जो है पशुपालन का प्रारंभ किस काल में या किस काल से हुआ, तो मध्य पाषाण काल से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब देखिए कृषि कार्य की शुरुआत जो है किस काल में हुआ, देखिए नव पाषाण काल में। तो यही सवाल आप उस समय पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कृषि की अगर नव पाषाण काल में किसकी खोज की गई, तो कृषि की खोज की गई। किसकी जानकारी मिली, कृषि की जानकारी मिली। खोज कही है, जानकारी कही है, कुछ दिक्कत नहीं है, एक ही है, नव पाषाण काल में। यही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है कि कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ, लीजिए नव पाषाण काल में। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं। चाक या पहिया, चाक जो होता है या पहिया देखे होंगे, है ना, का आविष्कार जो है किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। ये नवपाषाण मध्यपाषाण, ये सबका छोटा छोटा जो है मध्यपाषाण में ही, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा सवाल बनता नहीं है। हाँ, कृषि का बनता है, पहिया का बनता है, इसलिए ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है और दिया हुआ भी है। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल शवाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो नागा अर्जुन कोंडा से प्राप्त हुआ है। तो शवाधान का मतलब लाश जो दबाया गया है जमीन के अंदर, उसे पूछते हैं। तो युगल शवाधान के अवशेष का अगर पूछे तो आप याद रखिएगा नागा अर्जुन कोंडा से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। तो मातृ देवी का अगर प्रतिमा पूछे, प्रतिमा मतलब मूर्ति, है ना, तो इमाम गांव से प्राप्त हुआ है। और कहाँ है इमाम गांव, तो महाराष्ट्र में। देखिए इस सवाल को ध्यान रखेंगे। भवन निर्माण की शुरुआत जो है किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में ही भवन निर्माण भी हुआ है। कृषि का भी नवपाषाण में ही है, ये भी पहिया का भी अगर आपको जानकारी मिलेगी तो नवपाषाण में। पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का जो है एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भीमबेटका से। और यही सवाल आपसे इतना बार पूछा है कि बहुत लोग गलत करके ही आए हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ध्यान ही नहीं दिए हैं। भीमबेटका इतना इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने शुरुआत ही में, अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे प्राचीन का, तो उसमें आपको याद हो गया होगा। क्योंकि देखिए पूरा पाषाण की बात करें, मध्यपाषाण काल की बात करें और नवपाषाण की बात करें, उसमें चित्रकारी किया हुआ है और ये चित्रकारी मिलता है हमारे भीमबेटका में, तो याद रखिएगा। तो चलिए ये तो हो गए खत्म। अब ठीक है, तो वैदिक संस्कृति की सभ्यता की बात करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ूंगा टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल। ठीक है, तो चलिए देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार की बात करते हैं। आयाती वस्तु सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रदेश, जो कि मैंने ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि ये सवाल बनते हैं और बहुत बार पूछा हुआ है। तो जैसे देखिए बता देते हैं, सोना की बात करते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी से, है ना, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो सोना जो आयाती जो वस्तु थे, आयात होते थे, उस वस्तु की अगर बात करें, सोना की बात करें, तो सोना की अगर बात करें तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। इसका मतलब प्रदेश बता रहा है कि कहाँ कहाँ था। तो ठीक है, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, अच्छा चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान है। तांबा की बात करें तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान है। ये भी सवाल आपसे हुबहू पूछता है। टीन की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान है। तो देखिए अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा उस समय होता था, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ईरान, ये सब जो है सबसे ज़्यादा होता था। तो इसीलिए याद रखिएगा, जैसे देखिए गोमदे एक पूछा हुआ है, सौराष्ट्र होता था। ठीक है, ये मेसोपोटामिया से उस समय होता था, जिसका नाम है लाजवर्द जो है एक आपका जो है मेसोपोटामिया से ये प्राप्त होता है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि और बता दूं, तांबा की बात करते हैं, तो तांबा की अगर बात करें, आयात की बात करें, आने की मतलब जो होता है आयात की बात करें, तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान की बात करेंगे, उस स्थान से ये होता था
है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी है, जिसमें हम थोड़े से फोकस करेंगे और फन के साथ और मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे और इसे याद भी करवाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको छोटे से पिक्चर में होंगे, क्योंकि ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ सुनना है, क्योंकि इसमें आपको PDF मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। जिनको टेलीग्राम नहीं पता है वो याद रखेंगे, नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र टेलीग्राम है, नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र मेरा यूट्यूब चैनल है, नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र मेरा इंस्टाग्राम है। तो आप जाके ज्वाइन करिए। जल्द ही मैं व्हाट्सएप पे अपना पेज बनाने जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि अगर टेलीग्राम बंद होने की सूचना जो आप सुन रहे हैं अगर हो जाए तो आप उस पर ज्वाइन कर ले। PDF आपको इस पे ही, किस पे, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और 20,000 सब्सक्राइब के लिए दिल से थैंक यू आपके लिए स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन और वर्ष, जो उत्खनन वर्ष होते हैं, और नदी एवं स्थिति जो है, कहाँ है अभी वर्तमान में, किस जगह पे है, ये हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यही सवाल अभी बनता है। और BPSC वालों के लिए स्पेशली बता दूँ, कोई 5 ऑप्शन में कभी भी पूछ सकता है, तो पढ़ना जरूरी है। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता वाले के बता दें कि खोज कौन किया था, दयाराम शाहनी, और एक और व्यक्ति थे, कौन, माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, मतलब 1921 में। और अगर पूछे कि नदी भाई, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और है कहाँ वर्तमान में, तो पाकिस्तान का मोंटोगोमरी ज़िले में है। पाकिस्तान का एक ज़िला है मोंटोगोमरी, उस जगह पे है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है कि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो मैंने पढ़ा था शुरू में, आपको पढ़ाया भी, तो मैंने बताया है कि मोहनजोदड़ो का अगर बात करें तो राखल दास बनर्जी हैं, जो कि इसकी खोज जो है 1922 में हुआ था। और किस नदी पे, तो सिंधु नदी पे हुआ है, ये भी आप जानते हैं, सिंधु नदी स्थल पे है, किनारे पे है। और अभी है कहाँ मोहनजोदड़ो, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले में है, ये भी आपको पता है। अब देखिए, ये सवाल आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि सुत्का गेंडोरा, अगर सुत्केरा गेंडोरा की अगर बात करें तो इसकी खोज की अगर श्रेय का जाता है, उत्खननकर्ता का नाम अगर पूछे तो RL स्टाइन बताइएगा। क्या बताइएगा, RL स्टाइन बताइएगा। और अगर इसका डेट पूछ दे तो 1927 बता दीजिएगा, 1927 में इसका उत्खनन हुआ था। और अगर पूछे कि भाई कौन सी नदी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर पे ध्यान देंगे, ये तो डेट है आपका। अगर पूछ दे, क्या पूछे कि इसका उत्खनन मतलब किस नदी पे है, तो दशक नदी पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या दशक नदी पे है, तो सुत्का गेंडोरा है, ठीक है। अब ये वर्तमान में है कहाँ, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये ध्यान रखेंगे। ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करूँ क्या, नहीं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा सा और सवाल की बात करते हैं, तो देखिएगा चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो की अगर खोज की बात करें तो NG मजूमदार। देखिए यहाँ पे एक और नाम सुने, MG मजूमदार, एक थे और कौन थे, माइके करके थे, है ना, व्यक्ति, जो कि हम पढ़े हैं इस वीडियो में, जो कि आप देखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन में। और इसकी अगर बात करें, डेट बात करें कि कब इसका उत्खनन हुआ था, कब शुरुआत हुई थी, तो 1931 में हुआ था। और इसका नदी अगर आपसे पूछे तो सिंधु नदी बताइएगा, चनहुदड़ो का याद रखेंगे। और वर्तमान में अभी है कहाँ, चनहुदड़ो, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये सवाल आपसे समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है तो बताइएगा। अब जैसे रंगपुर का नाम सुने थे और मैंने बताया था, तो रंगपुर का खोजने का श्रेय जाता है माधव स्वरूप वत्स का। और याद रखिएगा, माधव स्वरूप जो है ना, हड़प्पा की भी खोज में भाग लिए थे और रंगपुर के में भी, इसमें मैं, लेकिन इसमें जो रंगपुर की अगर खोज का श्रेय अगर ज़्यादा आगे रखें, सबसे प्रथम रखें, तो माधव स्वरूप का आएगा। उसके बाद एक आते हैं रंगनाथ राव, ये दोनों थे, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका डेट अगर पूछे तो 1953 बताइएगा। और अगर आपसे पूछे नदी, तो मादर बताइएगा, मादर नदी था, याद रखेंगे, मादर नदी या मांदर आप बोल सकते हैं, लेकिन मादर नदी है। और अगर इसका पूछे कि वर्तमान में है कहाँ रंगपुर, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गुजरात का काठीवाड़ा जिले में। और उसी तरह लोथल भी हमारा था गुजरात में ही, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा है, कालीबंगा का उत्खनन करता अगर पूछे, खोजकर्ता पूछे, निर्देशन पूछे, किसके में अंडर हुआ था, तो एस घोष के अंडर हुआ था। और इसका डेट अगर पूछे तो 1951 में हुआ था।
याद रखेंगे। और अगर इसके पूछे कि नदी कहाँ पे था, किस नदी पे, तो घाघर नदी पे था, तो घाघर नदी पे कालीबंगा था। अगर इसका पूछे स्थान, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में था। अब देखिए जिला भी मैं बता दे रहा हूँ बीपीएससी वालों के लिए। एक बात बता दें कि अगर आपसे इतना गहराई में पूछे, कितना भी गहराई में पूछे या जितना घुस के पूछ दे, तो आपको पूछेगा ज़्यादातर कि राजस्थान के कौन से जिले में, तो गंगानगर जिले में। बताइएगा, कालीबंगा का हुआ था। अब देखिए कोट डीजी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछे हो जा रहा है, हम क्षमा चाहेंगे। कोट डीजी की अगर बात करें तो फजल अहमद खां हैं। और याद रखिएगा इसकी खोज की बात करें तो 1955 में हुआ था। और अगर इसकी बात करें नदी की तो सिंधु नदी बताइएगा। और इसका डेट पूछे तो सिंधु, यहाँ पे देखिए थोड़ा तिरछे हो जा रहा है, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान बताइएगा। थोड़ा सा तिरछे, थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। तो खैरपुर स्थान पे, ठीक है। अब देखिए बात करते कालीबंगा, आप देखिए कोटजी देख लीजिए। रोपड़ की बात करते हैं, रोपड़ की अगर खोजकर्ता का बात करेगा तो आप बताइएगा यज्ञदत्त शर्मा का नाम बताइए। किसका बताइएगा, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जो है रोपड़ की खोज करता है, उत्खनन करता है। और इसका डेट अगर पूछे तो 1953 बता दीजिएगा, ठीक है, 1953 बताइएगा। और अगर पूछे कौन सी नदी पे है भाई, तो सतलज नदी पे था। और ये रोपड़ जो है हम जानते हैं पंजाब का रोपड़ जिला में ही है रोपड़। अगर आपसे पूछे लोथल की बात करें तो लोथल में देखिए एक और व्यक्ति का नाम मैंने बताया था, एक और व्यक्ति हैं जो कि एस.आर. राव हैं। ये इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहा है लोथल में। इसका अगर डेट पूछे आपसे तो 1954 बताइएगा, मतलब 1954 बताइएगा। अगर आपके पूछे नदी की बात करें तो भोगवा नदी बता देंगे। और ये अभी वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिले में है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, आलमगीर खोज की अगर बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा है जो कि 1958 में किए थे, मतलब 1958 में किए थे। और एक और खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा, कौन सा, रोपड़ का, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने देखिए, है ना। और अगर बात करें तो ये जो है हिंडन नदी पे है, याद रखेंगे कौन, आलमगीरपुर, ठीक है। और ये वर्तमान में है कहाँ, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में है। आप मेरठ जिला जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मेरठ में घूमिए, आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो मिथाथल इनका नाम है, मिथाथल नहीं, मिथाथल, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय है। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा ये उत्खनन किया गया था, याद रखिएगा, मिथाथल, ठीक है। और ये पूछता है 1968 में ये खोजा गया है, 1968 में, और पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा खोजा गया है। और ये इसका अगर नदी बताएं तो नहीं बताया गया है, हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में है, जो याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि सुरकोट जो है, सुरकोट दा बोलते हैं इसको, ये पूछे तो जगपति जोशी जी का नाम आता है। और ये कब खोजा गया था, तो 1964 में खोजा गया था। और नदी की बात करें तो नदी नहीं था। और अगर पूछे वर्तमान में है कहाँ, तो गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र की बात करता है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल पूछता है कि बनवाली की अगर पूछे उत्खनन की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और इसकी अगर डेट पूछे तो 1973 से 74 है। और इसका अगर पूछे तो रंगोई है। और अगर पूछे रंगोई नदी के किनारे है, याद रखिएगा कौन सा, बनवाली। और इसका 1973-74 डेट बताएगा। और रविंद्र सिंह जोशी जो है इसके उत्खनन है। और अगर स्थान पूछते वर्तमान में तो हरियाणा के हिसार जिले में है। अगर आपसे पूछे धौलावीरा तो रविंद्र सिंह बिष्ट ही हैं, याद रखेंगे। और जो कि 1990-91 में ये खोज हुई है, लूनी नदी पर है, और जो कि गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, और लूनी नदी वहीं बहता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आज खत्म कर दिया मोहनजोदड़ो। क्षमा चाहते हैं, कल वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब से कंटिन्यू आपका आता रहेगा। बस आप प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ कि आपका साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने लाने में देर कर दी है, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जल्द हम ला रहे हैं। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करें।